नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जहां एक तरफ बाजार में तेजी से इक्विटी में निवेश के मौके बन रहे हैं, वहीं ब्याज दरों के स्थिर रहने की संभावना से फिक्स्ड इनकम में भी निवेश का आकर्षण बढ़ा है। उधर गोल्ड में सुनहरे निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अभी पोर्टफोलियो में कैसे करें स्मार्ट एसेट एलोकेशन, इसी पर करने वाले हैं अभी हम खास चर्चा। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ। हेमंत जी और कीर्तन, बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ज़रूरी है बाजार के किसी भी हाइज और लोज में अपनी भावनाओं पर काबू पाना, और ये बखूबी करता है एसेट एलोकेशन। इसलिए समझना ज़रूरी है कि फिलहाल अभी हम जिस तरीके का बाजार देख रहे हैं, कीर्तन अगर हम आपसे शुरू करें तो एसेट एलोकेशन की अभी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों किसी को एसेट एलोकेशन पे ही डटे रहना चाहिए? स्वाति जी, सबसे पहले तो अगर आप देखें, इस इंडस्ट्री में बहुत सारा रिसर्च किया गया है एसेट एलोकेशन को लेकर, और इन सब रिसर्च में दो चीजें बड़ी कॉमन सी सामने आई। सबसे पहले कि अगर आप लंबे समय तक अगर किसी भी एक पोर्टफोलियो में बने रहते हैं, उसमें जो आपका निवेश निकल रहा है बनकर, उस निवेश का एट्रीब्यूट 80 से 90% सही एसेट एलोकेशन की वजह से आ रहा है। इसलिए आपने अगर सही एसेट एलोकेशन किया होता तो आपके 80 से 90% जो टोटल रिटर्न निकला है उसका रीजन सही एसेट एलोकेशन। दूसरी चीज जो इन सब रिसर्च में सामने आई है कि अगर आप एक डेकेड तक का इन्वेस्टमेंट देख ले, उस डेकेड में सबसे ज्यादा रिटर्न सिर्फ 8 या 10 महीनों में बनता है। तो आप इन्वेस्टेड रहते हो 10 सालों के लिए, पर आपका पूरा रिटर्न इन 10 सालों में से 8 या 10 महीनों में ही बनता है। अब देखिए, इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एसेट एलोकेशन को स्टिक करके फॉलो करना और उसे कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता कि मार्केट को टाइम कैसे किया जाता है, कब अंदर आना है, कब बाहर निकलना है। और जब भी आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बार नहीं, एक्चुअली 2 बार सही होना। जब आप मार्केट से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और आप जब वापस आने की कोशिश करते हैं, ये दोनों टाइम पे आप सही होने चाहिए, तब जाके आप अपना टाइमिंग सही से कर पाएंगे, जो मुझे नहीं लगता मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप में ये मार्केट को टाइम करने की एबिलिटी नहीं है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप अपने अपने एसेट एलोकेशन को स्टिक करके बने रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके लिए सबसे सही स्ट्रैटेजी हो सकती है मार्केट में लंबे समय में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकाल पाना। क्योंकि आप अगर सही एसेट एलोकेशन आपके रिस्क के हिसाब से अगर आप कर चुके हैं, तो शायद आप में वो जो डिसिप्लिन चाहिए एक लंबे समय तक निवेश बनाए रखने की, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि आपने एसेट एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसेट एलोकेशन हर समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में जब मार्केट्स इतने हाई है और आपको शायद बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं इक्विटी से निकल जाऊं या यहाँ दूसरी जगह पे निवेश कर लूं, महंगा लग रहा है मार्केट, ऐसे समय में तो एसेट एलोकेशन और भी ज्यादा जरूरी। तो बिल्कुल, और आप ही की बात से मैं अगर सवाल मैं हेमंत जी से लूं, हेमंत जी, गलती क्या कर देते हैं निवेशक ऐसे में? एसेट एलोकेशन हम एक सेट तो जरूर करते हैं कि हाँ, हमें इतना परसेंटेज पोर्टफोलियो का इक्विटी को देना है, कुछ डेट में रखना है पैसा, गोल्ड का थोड़ा एक्सपोजर लेना है, लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, बाजार लाइफ हाई पर पहुंचे या बाजार में बड़ी गिरावट आई, वो जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाता है। गलती कहां पर हो जाती है? जी स्वाति, आपने ठीक कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एसेट एलोकेशन से आप अपनी शुरुआत करते हो तो जो भी आपकी एस्पिरेशन है, जो आप एक्सपेक्टेशन है आपके अपने पोर्टफोलियो से, वो आपके एसेट एलोकेशन में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो आपको ये भी बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में जब आप एसेट एलोकेशन को देखते हो कि कितना रिस्क आप ले रहे हो। तो एसेट एलोकेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी इन्वेस्टर्स शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या होता है, देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स, स्पेशली अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें, तो इक्विटी मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमें वहां पे हेल्दी रिटर्न मिले, हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। लेकिन जब जब बाजार जो है एक अच्छे बुल रन में होता है या शिखर पे जाता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे है,
तो दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है वो जानते हैं कि ये हमारा जो सफर है उसके अंदर एक पड़ाव है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा देखा है कि ऑल टाइम हाई पे था, फिर आगे गया, मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे चलेगा। जो बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनको नहीं है, तो वहां पे थोड़ी सी उनको कभी कभी एंग्जाइटी होती है, कभी कभी उनको ये डर लगता है कि ये बाजार यहाँ पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पोर्टफोलियो जो इतना अच्छा दिख रहा है 2-3 महीने के बाद ये नीचे आ जाए और हमारे हाथ से एक मौका निकल जाए। तो आई थिंक ये जो डर रहता है वो मुझे लगता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके वो निकल जाता है। लेकिन इस डर में अगर कोई भी इन्वेस्टर है तो उसको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो अपनी एसेट एलोकेशन बनाई, आपने ये देख के बनाई कि आपका गोल क्या है, आपको कितना पैसा बनाना है और कितना समय है आपके पास। तो मान लीजिए कोई भी निवेशक जो है वो 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी भी 10-11 साल का समय बाकी है, तो कोई कारण नहीं है कि इस समय पे आप ओवर रिएक्ट करें या पैनिक हो जाएं, क्योंकि पैनिक सिर्फ गिरते बाजार में ही नहीं होता है स्वाति, पैनिक जो है चढ़ते बाजार में भी होता है, क्योंकि लोग, जैसा मैंने पहले कहा, इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमारे हाथ से जो गेन्स है वो ना निकल जाए। तो इंपॉर्टेंट है जब भी आपको ऐसा डर लगे तो आप याद रखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किस लिए शुरू किया था, कितना समय आपने अपने आप को दिया था। और दूसरा, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो मार्केट लेवल का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है, क्योंकि अगर आप 10-12 साल 15 साल के लिए एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये लेवल तो बदलते रहेंगे। तो गलती सिर्फ ये होती है, जैसा मैंने कहा, कि थोड़ी पैनिक सिचुएशन आ जाती है, थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है। उसको अवॉइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वही है कि आप अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए, आपने किस लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगे कि आपकी एलोकेशन बहुत ज्यादा बदल गई है, यानी इक्विटी में 10-15% से ज्यादा ऊपर चली गई है, तो आप थोड़ा रीबैलेंस कर सकते हैं पोर्टफोलियो, क्योंकि रीबैलेंसिंग का फायदा क्या है, आप हर एसेट क्लास में बने रहेंगे। और जब आप हर एसेट क्लास में बने रहते हैं तो जब मार्केट में रैली अगर चलती रहती है तो उसका आपको नुकसान नहीं होता, आप मिस आउट नहीं करते। तो अगर जरूरी हो तो रीबैलेंस कीजिए, लेकिन एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए। ये जो लेवल्स हैं ये चेंज होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, इसको कहीं ना कहीं आपको नजरअंदाज करना होगा। मुश्किल होता है लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ऐसे में कीर्तन, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी गलत ना पड़े, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल सटीक रहे, ऐसे में निवेशकों को ये स्ट्रैटेजी तय कैसे करनी चाहिए? हम अगर ब्रॉडर अगर हम एसेट्स लें, इक्विटी है, डेट है और गोल्ड है, तो क्या कोई एक हम एक कॉमन एक फॉर्मूला पर आ सकते हैं, या एक स्ट्रैटेजी अगर मैं कहूँ उस पर आ सकते हैं, जिसके तहत निवेशक अपने लिए एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं कि मुझे इतना इक्विटी में, इतना गोल्ड में या इतना डेट में डालना चाहिए? स्वाति जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। बहुत सारे अलग अलग तरीके आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को पहचान पाए, और मुझे नहीं लगता कि आज एक मैच्योर्ड निवेशक को कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसे उसका रिस्क प्रोफाइल पता है। तो मान लीजिए अगर आपको रिस्क प्रोफाइल पता है तो मैं टिपिकली सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बकेट स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। बकेट स्ट्रेटेजी का मतलब है, देखिए, एसेट एलोकेशन से आप बाहर निकलकर अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर क्यों करते हैं? दो चीजों की वजह से, क्योंकि आप शायद मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बॉटम आउट हो गया या टॉप आउट हो गया, या आपको बीच में पैसों की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप एक बकेट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप शायद ज्यादा डिसिप्लिन हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए अगर मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो थियोरेटिकली ये तो मुझे पता है कि मुझे ज्यादा पैसा इक्विटी में रखना है और बचा हुआ पैसा मुझे फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में एलोकेट करना है। तो मान लीजिए थियोरेटिकली मैं आपको कहूं कि मैं 80% पैसा इक्विटी में रखना चाहता हूं, 15% पैसा डेट में रखना चाहता हूं और 5% पैसा गोल्ड में रखना चाहता हूं। ये एक तरीका हो सकता है जिसे आप कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए, तो आप शायद एक अग्रेसिव इन्वेस्टर को जिस तरीके का रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की जरूरत है वो शायद आपको इस एसेट एलोकेशन से मिल जाएगा। पर अगर आप एक स्टेप आगे ले, और मैं जो एसेट एलोकेशन की बकेट स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ वो शायद और थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड हो सकती है। तो आपको करना ये है कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, तो आपको उसको 3 बकेट में डिवाइड करना है। सबसे पहला बकेट है कि आप 10% पैसा लिक्विड रखिए, कि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप पैसा वहां से निकाले और इन्वेस्टमेंट ना तोड़े। 70% पैसा आप अपना
जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से कोर पोर्टफोलियो बनाइए, और 20% पोर्टफोलियो ऐसा रखिए जो शायद हर तीसरे चौथे पांचवें साल आपको कुछ टेक्टिकल बेट्स मिलेंगी जिसमें ज्यादा रिस्क ना लेकर रिटर्न कमाने का मौका मिल सकता है। तो आप 20% पैसा उस वहां एलोकेट कीजिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आज के समय में मैं अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मैं 10% पैसा अपना आर्बिट्राज फंड में रखूंगा, क्योंकि वो लिक्विड है, मुझे जब पैसा चाहिए तब मिल सकता है। 70% जो मेरा पैसा है, जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है, वो मैं फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट कर दूंगा, क्योंकि मैं एग्रेसिव हूं, इक्विटी में एक्सपोजर ले सकता हूं। और 20% जो टेक्टिकल बेट लेने की बात है, तो आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऐसा लग रहा है कि टॉप आउट हो जाएंगे। आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसा निवेश कर सकते हैं एज अ सेक्टर, क्योंकि शायद ओल्ड इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी जिस तरीके से मार्केट पॉइस्ड है। या आप थोड़ा सा पैसा गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर भी टॉप आउट होने की संभावना है और इंटरेस्ट रेट्स भी टॉप आउट होने की संभावना है। तो आप 20% पैसा यहां पर भी एलोकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप शायद रिस्क ना बढ़ाकर आपके पोर्टफोलियो में वो थोड़ा सा एक अल्फा जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप 10% लिक्विड, 70% आपका कोर पोर्टफोलियो और 20% 3 से 5 साल में एक आध बार मूव करें टैक्टिकल बेट्स लेने के लिए, तो आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे, डिसिप्लिन भी रहेंगे और आप अपने पोर्टफोलियो पे अच्छा अल्फा भी जनरेट कर। बिल्कुल। तो एक कंजर्वेटिव, एक एग्रेसिव और एक जो मीडियम रिस्क लेने वाला जो निवेशक होता है, उनके लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है। और जैसा कीर्तन ने बताया, आपको अपना रिस्क प्रोफाइल, और हेमंत जी भी जिस पर अपना पॉइंट बता रहे थे कि आपको समझना होगा कि आपका निवेश है कैसा। अभी जो एक निवेशक नया है हेमंत जी, उसके लिए एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या हम इसी तरीके से सजेस्ट करें कि आप पहले रिस्क प्रोफाइल समझिए, लक्ष्य क्या है आपका, कितना दूर है आपका लक्ष्य, उस हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा यूफोरिया है, निवेशकों को ये लग सकता है कि अभी जितना हो सके आप इक्विटी से कमाएं और उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो एक नए निवेशक को आप क्या एडवाइस करेंगे? जिस वक्त देखिए मार्केट मूव देख के कभी भी अपनी एसेट एलोकेशन बनाना तो ऑब्वियसली सही डिसीजन नहीं है, चाहे वो चढ़ता हुआ बाजार हो चाहे वो गिरता हुआ बाजार। गिरता हुआ बाजार में अगर आप इक्विटी मार्केट से दूर रहेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में जो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी आपके पास रिटर्न बनाने की, वो गंवाएंगे। और इस तरह के बाजार, जिस तरह के बाजार में अभी हम हैं, जहाँ पे हम ऑल टाइम हाई पे हैं, और ये देख के अगर आप शुरुआत करते हैं कि सारा पैसा आप अपनी इक्विटी में लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इक्विटी में दो चीजों की बहुत जरूरत है। एक तो टाइम कमिटमेंट, आपके पास बहुत क्लैरिटी चाहिए कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एज एन एसेट क्लास आपको उसको समझने की भी जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि आप चाहे नए निवेशक हो, आप किसी भी लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। जब तक आप उसको फॉलो करोगे और उसको मेंटेन करोगे थ्रू आउट, कभी भी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सिचुएशन काफी चैलेंजिंग हो सकती है समय समय पे, वो इवन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को भी कभी कभी डर लगता है, तो जाहिर सी बात है कि नए निवेशक को थोड़ा और ज्यादा लग सकता है। बट अगर आप ये डिसिप्लिन रखते हैं तो कभी भी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा आपने पूछा कि किस तरीके से आप एसेट एलोकेशन करेंगे, मेरा ये मानना है कि आप जब एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, यानी आप अपने एकदम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को आप डिफाइन करते हो, तो कहीं ना कहीं जब आपके पास समय होता है, आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास 20 साल है, मीडियम टर्म के लिए मान लीजिए 7-8 साल है, शॉर्ट टर्म के लिए 2 या 3 साल है, तो उस तरीके से अगर आप जब एलोकेशन करते हो तो सिर्फ जो लॉन्ग टर्म का पैसा है, इवन आज के लेवल पे भी वो पैसा जो है लॉन्ग टर्म में जाएगा। मीडियम में ऑफकोर्स आप देख रहे हैं डेट और इक्विटी की मिक्स देख रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में आपका पैसा डेट में जाएगा। और ऑफ कोर्स हमेशा जब कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए, यानी आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि कभी भी आपको जरूरत हो तो आप अपने इस पैसे को हाथ नहीं लगाएं। तो अगर आप ये सिंपल रूल फॉलो करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। डिसिप्लिन तरीके का मतलब मेरा ये नहीं है, क्योंकि हर निवेशक के लिए एसआईपी से इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे आप वंस इन ए क्वार्टर करें, चाहे वंस इन 6 मंथ्स करें, चाहे वंस इन 1 ईयरली करें, आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, इक्विटी में टाइम कमिटमेंट और एक डिसिप्लिन, अगर ये दो चीजों का ध्यान रखें और एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, तो आप किसी भी लेवल पे हो, आपको लेवल को इग्नोर करके
अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो नीड्स है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। जी बिल्कुल, और इसी एसेट एलोकेशन का ध्यान में रखते हुए इक्विटी, डेट और गोल्ड में कहां पर निवेश के मौके हैं, इस पर रहेगी खास चर्चा। एक छोटे ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। एसेट एलोकेशन से कैसे बनाए मुनाफे की स्ट्रैटेजी पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ हैं हेमंत रुस्तगी और कीर्तन शाह। कीर्तन, अब जरा समझाइए, अभी इक्विटी में कहां पर निवेश के मौके हैं? बाजार जैसा नजर आ रहा है जैसे हमें ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं। एक निवेशक को क्या समझना चाहिए इनसे? स्वाति जी, सबसे पहले तो देखिए, मार्केट्स एक्सपेंसिव है या सस्ता है, ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे जाकर रिजल्ट्स अच्छे आने वाले, कंपनीज के परफॉर्मेंसेस अच्छे होने वाले, तो आज का मार्केट का पी ही उतना इमटेरियल है और ज्यादा मटेरियल है कि आगे जाके पी क्या होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडिया एक्सपेंसिव पहले भी था, आज भी है, और शायद हर समय एक्सपेंसिव रहेगा ही। पर इंडिया के जो मैक्रोज है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन इंडिया ने संभाली है वर्सेस ग्लोबल, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा एंगल है आज अगर आप इक्विटी मार्केट्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। तो देखिए, आज आपको, मुझे, हम सबको पता है $2 बिलियन जितना पैसा तो हर महीना SIP के द्वारा आ रहा है। प्लस इसके ऊपर बहुत ज्यादा FIIs का पैसा आ रहा है जो पिछले 3 या 6 महीनों में बेचकर निकल चुके थे, क्योंकि आज आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टेट इलेक्शन जिस तरीके से बीजेपी जीता है, शायद यूनियन इलेक्शन भी उतनी आसानी से जीत जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ये सोचे तो डोमेस्टिक पैसों के साथ FII का भी बहुत मोटा सा पैसा इंडिया में आएगा, क्योंकि चाइना भी डाउनग्रेड हो रहे हैं और रशिया में दूसरे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये 3-4 चीजों पर अगर आप नजर में रखें तो मुझे ऐसा लग रहा है ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। तो जैसे बैंक्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई, कंजम्पशन हो गया, ये सब ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे मेरे हिसाब से। तो बैंकिंग में आप पोजीशन डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि ये टेक्टिकल बेट है। मैं डाइवर्सिफाइड फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निपॉन के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में या ICICI के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में टेक्टिकल बेट डेफिनेटली ले सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर। बिल्कुल। और हेमंत जी, आपकी राय में इक्विटी में कौन सी कैटेगरीज अभी प्रॉमिसिंग है? कौन से कैसी कैटेगरी के फंड जो हैं वो पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने चाहिए? देखिए स्वाति, अगर हम 2023 में देखें तो हमने देखा है कि लार्ज कैप ने अंडर परफॉर्म किया है, उसके मुकाबले में मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बट आई थिंक जिस तरह का सिनेरियो, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुके हैं, कुछ समय के बाद हम इंटरेस्ट रेट कट देखेंगे, मे बी 2 क्वार्टर, मे बी 3 क्वार्टर। तो ऑब्वियसली ऐसा जो सिनेरियो है वो इवन स्मॉल और मिड साइज कंपनीज के लिए भी अच्छा है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लीजिए, तो आई थिंक जो पूरा माहौल है वो अच्छा है। और ऑफकोर्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों जो सेगमेंट है उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं आगे आने वाले समय में। किसी भी एक आम निवेशक के लिए डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कितना पैसा हम लार्ज कैप, कितना पैसा मिड कैप और कितना स्मॉल में लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समय समय पे इसको रीबैलेंस कैसे करें। तो मुझे लगता है कुछ कैटेगरीज हैं जो अलाउ करती हैं इन्वेस्टर्स को तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर लेने के लिए, और साथ ही क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती है फंड मैनेजर के द्वारा, तो जो आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल भी है कि आपका कितना पैसा किस सेगमेंट में लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है जैसे मल्टी कैप कैटेगरी है, लार्ज एंड मिड कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप, ये 3, और मिड एंड स्मॉल, मुझे लगता है ये 5 कैटेगरी के जो फंड्स हैं, स्पेशली मैं डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है अच्छे मौके हैं। इनमें फंड्स को चुन के अगर आप अपना एक्सपोजर लेते हैं तो जैसा मैंने कहा कि तीनों सेगमेंट में जिस तरह का एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए वो वहां पे मिल सकता है। बिल्कुल। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसको लेकर लगता है हेमंत जी को कि पोर्टफोलियो में शामिल की जा सकती हैं। वही डेट में अगर निवेश की बात करें, क्योंकि मौका भी कुछ ऐसा है कीर्तन कि ऑलमोस्ट ब्याज दरें हम मान सकते हैं टॉप आउट हो गई हैं। एक बार फिर से यथास्थिति बरकरार रखने की संभावना एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं इस बार की RBI पॉलिसी में भी, और कुछ यही हम स्थिति ग्लोबली भी देख रहे हैं। तो ऐसे में अभी डेट में निवेश के मौके कहां पर रह सकते हैं?
स्वाति जी, आई थिंक मैक्सिमम 2 या 3 क्वार्टर में, अनलेस कुछ सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट्स कट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस ऐसे सिचुएशन में अगर आप मीडियम ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में फिक्स्ड इनकम साइड पे एलोकेशन बढ़ाए तो वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले आज अगर इन दोनों कैटेगरीज में आप देखिए 7.5% के आजू बाजू का यील्ड मिल रहा है, तो YTM उतना है। और अगर आप 24 से 30 महीनों का होराइजन लेके अगर इस फंड्स में निवेश करें तो कैपिटल गेन्स बनने की भी संभावना काफी है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो इन फंड्स में, क्योंकि इनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, इन फंड्स में कैपिटल गेन्स की संभावना काफी ज्यादा है शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट फंड से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 24 से 30 महीनों तक का निवेश लक्ष्य है तो लॉन्ग ड्यूरेशन और मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में आप डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में आप निपॉन का निवेश लक्ष्य फंड देख सकते हैं, और मीडियम ड्यूरेशन में SBI का मीडियम ड्यूरेशन। और हेमंत जी, आपकी नजर में डेट में कौन से फंड अभी आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में एलोकेशन का हिस्सा बनाए जा सकते हैं? देखिए, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मेरा ये मानना है हमेशा ही जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है वो तो हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट आपके पोर्टफोलियो का हो सकता है, स्पेशली जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है या आप ऐसी कोई कॉल नहीं लेना चाहते जिसपे आपको इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना पड़े, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लगता है 2 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अटेंडेंट रिस्क भी है, कितना समय लगेगा, कितना रेट कट होगा, उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है 2 कैटेगरीज है, एक तो स्पेशली डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, जहां पे फंड मैनेजर का फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ड्यूरेशन को डायनेमिकली मैनेज कर सके डिपेंडिंग ऑन उनका क्या व्यू है, क्या परसेप्शन है इंटरेस्ट रेट पे वो, या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं उनको देखा जा सकता है। तो हर कैटेगरी में, जैसे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ABSL शॉर्ट टर्म या फिर HDFC शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, और डायनेमिक बॉन्ड फंड में SBI डायनेमिक बॉन्ड फंड और निपॉन इंडिया डायनेमिक बॉन्ड फंड, और मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में ICICI बॉन्ड फंड और कोटक बॉन्ड। ये कुछ फंड्स हैं इन कैटेगरीज में जिनको इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक जिक्र गोल्ड में करना जरूरी है, क्योंकि गोल्ड ने काफी सुनहरे मौके दिए हैं कीर्तन, निवेशकों को आकर्षित काफी ज्यादा किया है। एक अच्छा मूवमेंट हमने खासतौर पर सोने में देखा, और पसंदीदा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। तो गोल्ड में अभी क्या खास? स्वाति जी, देखिए, गोल्ड 2 कारणों की वजह से चल रहा है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट्स टॉप आउट हो चुकी है, ऐसा मानना है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगेगी तो इंक्रीमेंटली जो पैसा है वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर वो गिरे हुए इंटरेस्ट रेट्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो थॉट ये है कि जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स है वो एक्सपेक्ट करे कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगी, और नया पैसा वो कम इंटरेस्ट रेट्स पे नहीं लगाना चाहते, इसलिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो पैसा गोल्ड में आ रहा है। दूसरा, क्योंकि गोल्ड ग्लोबली डॉलर में ट्रेड होता है, और जब भी ब्याज दरें गिरती है तो आप देखते हो कि उस कंट्री की करेंसी भी गिरने लगती है। तो ये मानना है कि डॉलर भी टॉप आउट हो जाएगा और डॉलर भी गिरने लगेगा, और क्योंकि गोल्ड ग्लोबली डॉलर में ट्रेड करता है, अगर डॉलर गिरा तो गोल्ड भी सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये 2 मेजर रीजन है मेरी वजह से, जो आपने $1850 से $2050 की जो रैली देखी गोल्ड में उसकी। पर गोल्ड मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा टैक्टिकल बेट है। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को ही गोल्ड में छोटे समय के लिए पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ये सब होने के बावजूद अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, राइट, तो डॉलर में अगर गोल्ड में आपका पैसा बनेगा पर आपका डोमेस्टिक करेंसी में पैसा नहीं बनेगा, तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। तो गोल्ड में अगर आप ऑलरेडी बन चुके हैं और पोजीशन खड़ी है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, नई पोजीशंस मत लीजिए। बिल्कुल, तो ये रही अलग अलग एसेट क्लास में एलोकेशन स्ट्रैटेजी। चर्चा करने के लिए हेमंत जी और कीर्तन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे मनी गुरु में आज के इस कार्यक्रम में। बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।